सबसे पहले हम जानेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक, भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक, संविधान का जो किताब लिखा गया है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो इसी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महू में। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश एगो राज्य है, वहाँ पड़ता है। किसमें हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब क्या थे? अपने समय के सबसे ज़्यादा अच्छे से जो पढ़े लिखे होते हैं, जानकार होते हैं, उन्हीं में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी 5वां तक पढ़ने के बाद जो शुरुआती शिक्षा होता है उसको पढ़ने के बाद किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। यदि बड़ौदा नरेश यानी बड़ौदा के जो राजा थे उनके प्रोत्साहन पर, यानी उसको उत्साहित किए पढ़ने, आगे पढ़ने के लिए, तो उसी के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। और फिर न्यूयॉर्क से कहाँ गए? लंदन गए। लंदन इंग्लैंड देश में पड़ता है, जहाँ से अंग्रेज सब आया था। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता यानी कानून बनाने वाला या कानून के जानकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। सब मिलाकर के क्या बने? इतिहास की जो घटनाएं हैं उनके बहुत जानकारी था। उसके बाद विधिवेता यानी कानून की भी इनको बहुत अच्छे से जानकारी थे, कानून के भी अच्छे से जानकार थे। अर्थशास्त्री यानी पैसा वैसा के बारे में, किसी देश के आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए। समाजशास्त्री यानी समाज के बारे में जानकारी होना, समाज को कैसे अच्छा बेहतर बनाया जाए। उसके बाद शिक्षाविद यानी बहुत ज़्यादा ये शिक्षित से जानकार थे। और धर्म दर्शन के यानी जो धर्म दर्शन होता है ना, हिंदू धर्म चाहे और धर्म, तो उसी धर्म के दर्शन का भी ये क्या बने? व्याख्याता बनकर के उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की और अपने देश में, ठीक, यानी भारत में ही, स्वदेश यानी भारत में ही कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की, यानी वकील गिरी। जो मुकदमा होता है ना, केस उसका, वो कौन लड़ता है? वकील। तो ये वकालत भी किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। समाज और राजनीति में यानी सोसाइटी में, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जिससे नेता उता बनता है, उसमें बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए क्या इन्होंने अछूत यानी पहले छूत अछूत चलता था कि एकरा देह में सटबे तो छुआ जाबे, ये अतु तो छुआ जाते, एकरा से घर छुआ जाता, देह सब कपड़ा लता सब्जी भी सब छुआ जाता, ये वाला जो चलता था ना छुआछूत, उसके खिलाफ। और स्त्रियों के लिए भी, समाज में जो स्त्री की बहुत खराब स्थिति थी उस समय, स्त्री को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकलने नहीं दिया, इसको किसी चीज़ में अधिकार नहीं मिलता था। तो ठीक है, इन सब में क्या किए? सुधार किए। और मजदूर यानी जो लेबर होता है, काम धाम करने वाला, उसको सम्मान यानी आदर और अधिकार दिलाने के लिए क्या किए? अथक संघर्ष किए, यानी बिना थके हुए क्या किए? संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इनके चिंतन के यानी सोचने विचारने की और रचनात्मकता यानी इतने अच्छे काम करने के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? एगो बुद्ध,
कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध के बारे में आप जानते होइएगा, पढ़े होइएगा पहले तो। कबीर के बारे में भी सभी जानते हैं और ज्योतिबा फुले भी। जैसे हर इंसान का कोई न कोई आदर्श होता है ना, जिसको देख करके वो कुछ सीखता है, करता है, उसी प्रकार से इसके जीवन के भी प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में जिनसे भारत देश चलता है, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही और समर्पण के कारण आज हम इसे क्या कहते हैं? संविधान का निर्माता। संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब को। ठीक। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दिसंबर 1956 में, दिसंबर के महीना में 1956 ईस्वी में कहाँ? दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया? निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। तो इसका जन्म जान गए 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कहाँ पर? महू में हुआ, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक दलित परिवार में हुआ। ठीक। उसके बाद इसका किसके प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक। उसके बाद है 1956 में दिसंबर के महीना में दिल्ली में क्या हुआ? इनका निधन हो गया। तो ये सब पहला पैराग्राफ आप जान लीजिए, जान लिए। अब आइए दूसरा पैराग्राफ पर चलते हैं। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहब ने कितनी पुस्तकें लिखी? अनेक पुस्तक। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। इनका प्रमुख जो रचना है, जो कृति है, जो इन्होंने लिखा, वो और भाषण कौन कौन है? द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, यानी द कास्ट इन इंडिया, यानी भारत में जो जाति प्रथा है उसको कहा गया है द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। और इसके जो मैकेनिज्म है, बनावट है, वो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, टच माने छूना होता है, तो उसी को इंग्लिश में द अनटचेबल्स इंग्लिश में लिखा गया है। हु आर दे, हु आर दे यानी वे लोग कौन है, ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक। हु आर दे क्या है? इंग्लिश का वर्ड है WHOARETHEY। हु आर दे के मतलब वे कौन है। हु आर शूद्राज, और शूद्र कौन है? हु इंग्लिश का शब्द है, आर भी इंग्लिश का शब्द है। पढ़ा है ना हिंदी इंग्लिश में? आर माने है, हु माने कौन, इसी को हिंदी में लिख दिया गया है। इंग्लिश के किताब में यही लिखा रहेगा WHOARETHEY दे, तो इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया, हिंदी में बस लिख दिया गया है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यानी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। वीमेन माने होता है औरत। हिंदू धर्म में जो उसका एक समय में उत्कर्ष था, मतलब बहुत अच्छा स्थान था समाज में, और इसके बाद इसका क्या हो गया? गिर गया ये स्थान। पहले बहुत ज़्यादा इनका आदर मान सत्कार, हर चीज़ में इसको बराबर, मतलब हर चीज़ में इसका सही स्थिति था। आजकल हिंदू की जो स्त्री है उसका स्थिति क्या हो गया है? गिर गया है। तो वही कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। पहले जैसे हिंदू वीमेन का, जैसे आपको पढ़ने का अधिकार पहले नहीं दिया गया था, चूल्हे में खाना बनाओ, घरे में रहो, घर से बाहर भी जाना नहीं। अब तो बहुत सारा अधिकार मिल गया है, मिला जुला करके अच्छी स्थिति में है ना अभी पहले से। तो आज जो आप पढ़ रहे हैं इसी की देन है। घर से जो बाहर निकल रहे हैं, हर क्षेत्र में स्त्रियां भी आगे है। कौन काम नहीं कर सकती है? हर काम कर सकती है। प्लेन उड़ाती है, ट्रेन चलाती है, कौन चीज़ नहीं, पढ़ाती, बहुत कुछ हर क्षेत्र में आते हैं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में, हर क्षेत्र में। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। एक बार फिर से ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसके बारे में थोड़ा हम और संक्षेप में जान लेते हैं। इसके प्रमुख रचना और भाषण कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, इसी में है।
तो परीक्षा में दे सकता है द कास्ट इन इंडिया देकर देयर मैकेनिज्म, इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इसके भी लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। द अनटचेबल्स, इसके भी लेखक है भीमराव अंबेडकर साहब। इसमें इस प्रकार से जो भी दिया गया है इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर साहब, यानी इनके रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन सभी के लेखक कौन है? चाहे पूछे परीक्षा में इनके रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। जो लिखने वाले होते उसको ना कहा जाता है, समझती नहीं है कुछ भी। अब समझ गई ना? तीसरा इसका पैराग्राफ है, यहाँ प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो पाठ दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललौई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ये किनसे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक, इसका हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, इसको हिंदी में रूपांतरित किया है, यानी इंग्लिश को हिंदी में जो ट्रांसलेट कर देता है ना, बना करके लिख दिया जाता है, उसी को कहा जाता है रूपांतर। और इसका हिंदी में नाम रख दिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में नाम रख दिया गया है जाति भेद का उच्छेद। ठीक, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनसे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। ये जो भाषण है लिखा गया था किसके लिए? जाति पाति तोड़क मंडल जो वार्षिक सम्मेलन होता था ना लाहौर में, वहां पर ये भाषण देने के लिए लिखा गया था। लेकिन उसके जो आयोजक थे, यानी जो आयोजक रहता है ना, जैसे मेला लगाने वाला, तो उसी प्रकार से सभा आयोजित करने वाला भी जो आयोजक होता है उसकी सहमति न बन सकने के कारण इसको उस भाषण में पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। बाद में जब ये पढ़ा नहीं जा सका, उस भाषण में कहा नहीं जा सका, तो ये जो भाषण था इसको क्या किया? एक किताब के रूप में लिख दिया गया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। प्रस्तुत आलेख में, यानी इस आलेख में भारत के समाज में क्या है? श्रम विभाजन, यानी सबको अलग अलग काम दे दिया गया है और काम बांट दिया गया है, और इस काम के आधार पर उसकी जाति भी बांट दी गई है। क्या बांट दी गई है? जो कि नहीं होना चाहिए। के आधार पर जो जाति को बांटा गया था ना मध्ययुगीन का, उसी के रूप में अभी तक भी बरकरार है। जाति प्रथा आज भी हमारे समाज में है ना। इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता है। क्या समझता है? ये अलग जाति का, ये है, वो है, और इसके हिसाब से अलग अलग नज़रों से भी देखा जाता है। किसी को छोट नज़रों से देखा जाता है, किसी को बड़ नज़र से देखा जाता है। तो ये सभी क्या है? गलत है। हम सभी क्या है? इंसान है, किसी को अलग नज़र से देखा नहीं जाना चाहिए। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक, यानी अलग अलग प्रकार से जो बांट दिया गया है आधारों पर, पूर्वाग्रहों पर, पहले का जो कोई चलता आता था उसी के आधार पर अभी भी जो लोकतंत्र के लिए क्या है? अस्वास्थ्यकर है। लोकतंत्र के लिए क्या है? ये खराब है। लोकतंत्र में क्या होता है? सभी के लिए समान नियम, समान कानून, समान चीज होना चाहिए। लेकिन ये जाति प्रथा क्या है? लोकतंत्र के लिए भी क्या है? हानिकारक। जैसे हम आपको बताया, वोट में कोई अच्छा आदमी खड़ा होगा तो उस अच्छा आदमी को वोट न दे करके यदि उसके जाति का कुछ नहीं हो तो अपना जाति का क्या करता रहता है? वोट देता रहता है।
और अच्छा आदमी को क्या कर देता है, नहीं देता है। तो ये सब क्या है, जबकि चुनना किसको जाना चाहिए था, अच्छा आदमी को। तो ये सब क्या है, लोकतंत्र के लिए जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक, जो नागरिक है आने उसके लिए ये जो लेख है क्या है, शिक्षाप्रद है। तो इस प्रकार से आपने भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जाना, और इसको पूरा को संक्षेप में आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसका जन्म, निधन और भी इस बीच में जो पढ़े वो सभी याद कर लीजिएगा। किसके प्रोत्साहन पर ये आगे पढ़ने के लिए गए, बड़ौदा नरेश के। इसकी रचनाएं कौन कौन है, जो पढ़े ना आप, द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब क्या इनकी रचनाएं हैं, जो आप याद कर लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये आता है।